नमस्कार दोस्तों। इससे पूर्व हमने व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया था। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिगत विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब बात करते हैं उसकी प्रक्षेपी विधियों की। प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव मेथड। जी हाँ दोस्तों, प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रक्षेपी ये प्रक्षेपण से बना है। प्रक्षेपण मतलब किसी चीज को फेंकना। प्रक्षेपण शब्द फेंकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसी वस्तु विशेष को या किसी संसाधन विशेष को हम किसी की तरफ फेंकते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोजेक्टर पर किसी प्रकाश का या प्रोजेक्टर पर किसी चित्र का पर्दे पर फेंकना, उस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रक्षेपी विधियां क्या होती है इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे। इस विधियों में मुख्य रूप से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अभी तक व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियों में हम चेतन मन का ही अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इन विधियों में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या विचार आ रहे हैं, उनके संवेग, आकांक्षा और विचार दूसरों पर आरोपित करता है। जो उसके मन में विचार आते हैं वो दूसरों पर आरोपित करता है, जिससे हम उसके व्यक्तित्व का पता करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत मन में छुपी हुई इच्छाएं, रुचियां, अभिरुचियां आदि का पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माध्यम दूसरा होता है कि दूसरों के ऊपर आरोपित करते हुए वो मालूम करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा सकता है। इस तरह से प्रक्षेपी विधियां सीधे सीधे व्यक्ति से बात करके या व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से न होकर दूसरों के ऊपर हम दूसरों के ऊपर आरोपित करते हुए विचारों को प्रकट करने की विधि कह सकते हैं। बात कर रहे हैं प्रक्षेपी विधियों की, तो इनमें सर्वप्रथम बात करते हैं रोशा का शाही का धब्बा, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। इस विधि के अंतर्गत इसको बनाने वाले के नाम पर इसका नाम रोशा शाही का धब्बा परीक्षण किया गया। इसको बनाने वाला इसका जनक हरमन रोशा है, जिन्होंने 1921 में स्विट्जरलैंड में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया। इस विधि के अंतर्गत कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से 5 कार्ड काले रंग के, 2 कार्ड लाल और काले रंग के होते हैं, 3 कार्ड विभिन्न कलर के होते हैं। अब कार्ड पर शाही के धब्बे से अस्पष्ट आकृतियां बनी हुई होती हैं। बहुत सी अस्पष्ट आकृतियां बनी हुई है। 10 कार्ड होते हैं जो अलग अलग रंग के होते हैं। 5 काले रंग के होते हैं, 2 काले और लाल रंग के शाही के धब्बे बने होते हैं और 3 कार्ड विभिन्न रंगों के शाही के धब्बे बने होते हैं। इन कार्ड को दिखाकर हम इन 5 बिंदुओं के से संबंधित प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसका हमें व्यक्तित्व मालूम करना है या प्रयोज्य से पूछते हैं। सबसे पहले कार्ड की विषय वस्तु के बारे में जानकारी लेते हैं। कार्ड में आपको किसकी जैसी आकृति दिखाई दे रही है। अगर कार्ड में जानवर की आकृति दिखाई दे रही है या किसी मानव की आकृति दिखाई दे रही है, किसी पक्षी की या किसी इंसेक्ट कीड़े की आकृति दिखाई दे रही है, तो उससे ये जानकारी लेते हुए उसका मन का संकुचित पक्ष, मन का व्यापक पक्ष या किस तरह के विचार व्यक्त करता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं। दूसरा है कार्ड के गुण देखकर कि कार्ड का कौन सा भाग को लेकर उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कौन से गुण को लेकर, धब्बे के गुण को लेकर, क्या कार्ड की विशेषता को लेकर, किस बात को लेकर वो अपने विचार प्रकट कर रहा है, ये देखा जाता है। उसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि उसका स्थान, कौन से स्थान को लेकर वो विशेष रूप से आकर्षित रहा। कार्ड का जो खुला हुआ हिस्सा उसको लेकर उसने अपने विचार व्यक्त किए, कि बना हुआ धब्बा है उसको लेकर विचार किया है, धब्बे पर भी उसके धब्बे के रंग को लेकर विचार कर रहा है या अपने विचार प्रकट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ये प्रकट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। इस कार्ड को देखने में कितना समय लिया गया है, इस पर भी उसके व्यक्तित्व को आंकलन किया जा सकता है। स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, कार्ड को अधिक समय तक नहीं देखेगा, बहुत कम समय लेकर पूरा अच्छे से उसको देखकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर सकता है। तो समय के आधार पर
विषय वस्तु के आधार पर, गुण के आधार पर, स्थान के आधार पर कार्ड देखते हुए हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास इस विधि के माध्यम से करते हैं। बात करें अगर इस विधि के दोष की या आलोचनाओं की, तो मुख्य रूप से ये बात निकलकर सामने आती है कि खर्चीली विधि है। इसमें कार्ड को लाना, कार्ड को देखना और उसके आधार पर निर्णय करना, कार्ड को खरीदना भारी पड़ता है, महंगा रहता है, इसलिए इसे खर्चीली विधि कह सकते हैं। साथ ही इस विधि में निर्णय करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इसमें इस विधि को उपयोग में लाने के लिए कुशल व्यक्ति का होना आवश्यक है, जो उसकी विषय वस्तु के आधार पर मूल्यांकन कैसे किया जाए ये देखने के लिए कुशल व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। साथ ही ये विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। परियोजना विधि में दूसरी विधि के ऊपर हम चर्चा करते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT के नाम से भी जाना जाता है। इसका जनक मार्गन एवं मूरे द्वारा दिया गया है। ये स्विट्जरलैंड में 1935 में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम मार्गन मूरे ने किया। इसमें कुल 30 कार्ड, जिसमें मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित चित्र बने होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, मानव जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं के 30 कार्ड होते हैं। इन 30 कार्ड में 10 कार्ड महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए होता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को 20 कार्ड दिखाए जाते हैं। कार्ड देखने के साथ ही उन्हें एक छोटी कहानी लिखने को कहा जाता है, जो 5 मिनट का समय दिया जाता है। कहानी लिखने के लिए 5 मिनट का समय होता है और 20 कार्ड पर अलग अलग कहानी लिखने को कहा जाता है। कहानी का आधार ये रहता है, ये कौन लोग हैं, इस समय इस कार्ड में क्या हो रहा है, इससे पूर्व क्या हो रहा होगा या क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या होने वाला है। इस तरह के 4 प्रश्नों के उत्तर कहानी के माध्यम से देने को कहा जाता है। जब 20 कहानियां पूरी लिख दी जाती है तो उनका विश्लेषण करके हम उसके व्यक्तित्व का पता करते हैं। तो इस तरह से व्यक्तित्व का पता करने के लिए कार्ड के आधार पर कहानियां लिखने को कहा जाता है। अब बात करें इसके विश्लेषण की, तो किस तरह की कहानी है, कहानी की विषय वस्तु कैसी है, कहानी का नायक कौन है, नायक का व्यक्तित्व कैसा है, कहानी की भाषा शैली कैसी है, कहानी को लिखते समय उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा रहा, कहानी का कथानक कैसा रहा, कहानी का अंत कैसा हुआ। इस तरह के विभिन्न प्रश्नों के आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। अगर बात करें इसकी आलोचना की, तो जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है, इसमें भी हम यही आलोचना मुख्य रूप से ले सकते हैं कि ये खर्चीली विधि, इसमें भी कार्ड की आवश्यकता होती है जो खर्चीला कार्य है। साथ ही ये विधियां केवल पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी होती है। इसका परीक्षण करना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए परीक्षण करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये विधि भी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी या अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। बात करते हैं प्रक्षेपण विधि के अगले क्रम की, बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाल या चिल्ड्रन, ये विधि मुख्य रूप से बच्चों के लिए है। इसका जनक लियोपार्ड ब्लक, इन्होंने 1948 में स्विट्जरलैंड में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत 10 कार्ड होते हैं जो रंगीन और आकर्षक कार्ड होते हैं। इन कार्ड पर बच्चों के लिए बनाए गए हैं, इसलिए विशेष रूप से विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया है और आकर्षित बनाने की कोशिश की है। इस परीक्षण में 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस परीक्षण में बच्चों को एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके आधार पर उस बच्चे के व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास किया जाता है। वही आधार होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके ऊपर कहानी लिखने को कहा जाता है। कहानी का आधार वही रहता है, कहानी का प्रसंग कैसा है, कहानी का अंत कैसा हो रहा है, कहानी में माता पिता के प्रति नायक की या नायिका की दृष्टिकोण कैसा है, चिंता या परेशानी के समय किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अपराध की स्थिति बनती है तो किस तरह से प्रतिक्रिया दी जा रही है, पात्र को विश्वास अगर है तो किस तरह का विश्वास में लेकर कार्य किया जा रहा है, भाषा शैली कैसी है,
उसका लिखते समय, कहानी लिखते समय उसका व्यवहार कैसा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस विधि के द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस विधि में भी हम बात करें दोष की, आलोचनाओं की, तो इस विधि में भी प्रशिक्षित व्यक्ति का होना, अनुभवी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। कुशल व्यक्तियों के बिना इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यह विधि भी शिक्षित लोगों के लिए, शिक्षित बच्चे ही इसको लागू किया जा सकता है। इस विधि के लिए भी खर्चीले कार्ड की आवश्यकता होती है, इसलिए खर्चीली भी है। इस विधि को भारतीय परिप्रेक्ष्य में लाने का श्रेय कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा चौधरी को जाता है। बात करेंगे शब्द साचार्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की, WAT। इसके जनक फ्रांसिस गाल्टन, बनाने का समय 1879। इसमें कुछ उद्दीपक शब्द होते हैं जिनकी संख्या 75 तक है। उद्दीपक शब्दों से बात की जाए तो ऐसे शब्द जो व्यक्ति के मन में उत्तेजना पैदा करते और उसके परिणाम स्वरूप कोई प्रतिक्रिया दें। एक एक करके 20 से 30 शब्द प्रयोज्य को दिखाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द के बाद प्रयोज्य से एक शब्द लिखने को कहा जाता है। इसके लिए उसे 1 मिनट का समय दिया जाता है कि 1 मिनट के समय में आप एक शब्द लिखें। प्रतिक्रिया स्वरूप शब्द लिखना होता है। इन लिखे हुए शब्दों के आधार पर ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, इस तरह से प्रश्नों शब्द है और शब्द के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रक्षेपी विधियों में सीधा सीधा व्यक्तित्व का मापन नहीं करते हुए दूसरे के ऊपर आरोपित करने का प्रयास किया जा रहा है। बात करते हैं अगली विधि, कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण। सेंटेंस या स्टोरी दोनों को कंप्लीट करने का कार्य दिया जाता है। तो इसके जनक हैं पाइन एव टेंडलर। 1930 में इस विधि का निर्माण किया गया था इनके द्वारा। इसमें अधूरे वाक्य या अधूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है, उसे बिना समय दिए पूरा करने को कहा जाता है। बहुत अधिक लंबे समय नहीं दिया जाता, बहुत कम समय में पूरा करने को कहा जाता है, जिससे वह चेतन अवस्था में नहीं आता और अचेतन अवस्था में ही उसकी पूर्ति कर देता है। अचेतन अवस्था में जो उसके मन में आ रहा है सबसे पहले उसे लिखने को कहा जाता है। वाक्य या कहानी को पढ़कर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। जैसे बात करें, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तब क्या विचार आते हैं, पढ़ते ही वो लिखने की कोशिश करता है। मेरी इच्छा है कि, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम दिया जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य, इस तरह के कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं। उन सेंटेंस को पूरा करने के बाद वो उसके व्यक्तित्व का मापन करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। अगली विधि है खेल नाटक परीक्षण, गेम ड्रामा टेस्ट। इसके जनक है जैकब एल मोरेनो। 1937 में सबसे पहले इसको तैयार किया था, जिसमें नाटक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को अभिनय करने को कहा जाता है। अभिनय करता हुआ व्यक्ति है, उसके गुणों को प्रदर्शित करता है अभिनय के माध्यम से, जिसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाना संभव हो सकता है। इस तरह से वो किस तरह का व्यक्ति या वो किस तरह का व्यवहार करता है, उस व्यवहार के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी तरह से खेल के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। खेल में जब बालक विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं तो उन खेल के समय उसका किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का कार्य कर रहा है, सहयोगात्मक रवैया है, एक आक्रामक रवैया, उसके आधार पर भी हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उस बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम व्यक्तित्व मापन को व्यक्तिनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है ये समझने का हमने प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे संबंधित कोई प्रश्न आप पूछना चाहें और यदि आप इसी विषय पर कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।